अध्याय 14 गुरदास नंगल की लड़ाई और जरनैल बंदा सिंह बहादुर की गिरफ्तारी। जब बादशाह को जरनैल बंदा सिंह बहादुर के कलानौर, बटाला और रायपुर जाने का पता चला तो बादशाह ने अब्दुस समद खान को क्रोध भरी चिट्ठी लिखी और सिख फौज के विरुद्ध बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आदेश दिए। इसी दौरान मुगलों को खबर मिली कि सिख जरनैल गुरदास नंगल किले में इकट्ठे होकर बैठक कर रहे हैं। 14 मार्च को कमरुद्दीन खान पुत्र मोहम्मद अमीन खान भी एक बड़ी फौज लेकर गुरदास नंगल की ओर रवाना हुआ। कमरुद्दीन भी 15 मार्च को पंजाब की ओर चला था। इसके साथ ही बादशाह ने अफरासियाब खान बहादुर, राजा उदीप सिंह, राजा गोपाल सिंह भदौड़िया, पृथ्वी चंद के साथ 300 अन्य कर्मचारियों को भी पैगाम भेजकर अपनी फौजें लेकर जरनैल बंदा सिंह बहादुर के पीछे गुरदास नंगल किले पर पहुंचने का हुक्म दिया। इसके अतिरिक्त बादशाह ने अपनी 32,450 घुड़सवार फौज को भी इनके साथ जाने का हुक्म जारी किया। मुगल फौज ने गुरदास नंगल किले पर अपना घेरा मजबूती से करने के लिए गुरदास नंगल तक आने वाले 100 मील तक के क्षेत्र के रास्तों पर नाकाबंदी कर दी। यह भी सुनिश्चित किया कि जरनैल बंदा सिंह बहादुर दोबारा से पहाड़ों में ना जा सकें। इसलिए जम्मू और नूरपुर के राजा ने भी पहाड़ी रास्तों पर नाकाबंदी मजबूत कर दी। यह भी सुनिश्चित किया गया कि पहाड़ों से किसी भी प्रकार की मदद जरनैल बंदा सिंह बहादुर तक ना पहुंच पाए। धीरे धीरे हजारों की तादाद में मुगल फौज गुरदासपुर के इलाके में इकट्ठा होनी शुरू हो गई। अब जरनैल बंदा सिंह बहादुर का गुरदास नंगल किले से निकल जाना काफी मुश्किल हो गया था। जरनैल बंदा सिंह बहादुर के साथ उस समय लगभग 3,000 सिख फौज मौजूद थी। सभी प्रमुख जरनैल भी जरनैल बंदा सिंह बहादुर के साथ गुरदास नंगल किला में मौजूद थे। इस विषय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी निम्नलिखित पदों में दी गई है। गुरदास नंगल के किले का घेराव करना। 19 मार्च 1715 को बादशाह को बताया गया कि बंदा सिंह बहादुर की फौज लाहौर से 40 कोस यानी 125 किलोमीटर दूर पड़ाव कर रही है। वहां के फौजदार और अमीर वजीर घर छोड़कर भाग गए हैं। सिखों ने भी सभी ओर अपने थाने बिठा दिए हैं। इसकी खबर जल्द ही अब्दुल समद खान को पहुंच गई। उन्होंने किले का घेराव करने के लिए एक बड़ी फौज इकट्ठी कर ली। बिना किसी विलंब के उस ओर कूच कर दिया। इस समय पर बंदा सिंह बहादुर कोट मिर्जा खान में था। जब उसे इस फौज के आने की योजना का पता चला, इतनी बड़ी फौज देखकर जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने वहां ठहरना मुनासिब ना समझा। वह गांव गुरदास नंगल यानी गुरदासपुर से 6 किलोमीटर की ओर कूच कर गए। वहां भाई दूनी चंद दरवेश की हवेली में पनाह लेने का फैसला किया। जब जरनैल बंदा सिंह बहादुर गुरदास नंगल किले में पहुंचे तो अब्दुस समद खान ने गुरदास नंगल पर घेरा डाल लिया। यह बात मार्च 1715 के आखिरी सप्ताह की है। बादशाह ने 30 मार्च 1715 को गुरुज बरदर भेजकर सरहिंद के अज खान को अब्दुस समद खान की सहायता के लिए कूच करने का हुक्म भेजा। इस अवसर पर बादशाह को खबर मिली कि दौलत खान मुइन 500 घुड़सवार फौज लेकर पहले ही 20 मार्च को सुल्तानपुर से गोबिंदवाल पहुंचा हुआ था। उसने ब्यास नदी के दूसरे किनारों का मोर्चा संभाल लिया था। बादशाह ने उसे वहीं रुकने के लिए कहा और जरनैल बंदा सिंह बहादुर का अंत करने के हुक्म जारी किए। 10 अप्रैल 1715 को बादशाह को एक झूठी सूचना जम्मू से आई कि जरनैल बंदा सिंह बहादुर, उसकी पत्नी और बेटा कैद कर लिए गए हैं। परंतु बाद में दोपहर को ही पता चला कि यह केवल अफवाह थी। वास्तव में इन दिनों में जरनैल बंदा सिंह बहादुर अपनी पत्नी और छोटे बच्चे सहित गुरदास नंगल किलों में घिर गए थे। 50,000 से ज्यादा मुगल फौज ने इस किले पर घेरा डाला हुआ था। जब अब्दुस समद खान को
जरनैल बंदा सिंह बहादुर के गुरदासपुर में घिर जाने का पता चला तो वह कत्लेआम करता हुआ 12,000 घुड़सवार फौज, 12,000 पैदल और भारी तोपखाना लेकर 3 दिन में 40 कोस लगभग 125 किलोमीटर रास्ता तय कर लाहौर से गुरदासपुर पहुंच गया। रास्ते में उसने बटाला और कलानौर पर भी हमला किया। सिखों ने भी तीरों और बंदूकों के साथ लड़ाई लड़ी। अंततः उसने इन सभी इलाकों से सिख फौजों का अंत कर दिया या भगा दिया। इरविन के अनुसार मुगलों की बड़ी फौज का नेतृत्व अब्दुस समद खान स्वयं कर रहा था। सैफुद्दीन अहमद खान फौजदार गुजरात, इरादतमंद खान फौजदार एमनाबाद, नूर मोहम्मद खान फौजदार औरंगाबाद और पसरूर, शेख मोहम्मद दायम फौजदार बटाला, सुहराब खान फौजदार कलानौर, हमीर चंद कटोच राजा कांगड़ा, ध्रुवदेव जसरोटिये का पुत्र हरिदेव भी अपनी फौजें लेकर आरिफ बेग खान नायब सूबेदार लाहौर के नेतृत्व में गुरदास नंगल पहुंच गए। इन सभी ने गांव गुरदास नंगल से थोड़ी दूरी पर मोर्चा बना लिए। गढ़ी के उत्तर की ओर जकरिया खान फौजदार जम्मू और जैनुद्दीन अहमद खान सूबेदार सरहिंद, दक्षिण की ओर अब्दुस समद खान सूबेदार लाहौर और पश्चिम की ओर पट्टी एमनाबाद, बटाला, कलानौर, औरंगाबाद, गुजरात के फौजदारों, कांगड़ा और जसरोटा के हिंदू राजाओं की फौजों ने मोर्चे संभाले हुए थे। जरनैल बंदा सिंह बहादुर सभी ओर से बड़ी संख्या में मुगल फौज द्वारा घेरे जा चुके थे। इस समय जरनैल बंदा सिंह बहादुर के साथ बहुत बड़ी फौज नहीं थी, परंतु इन सिखों के लिए किले में खाने का सामान पर्याप्त मात्रा में मौजूद था। अप्रैल 1715 के दूसरे सप्ताह में मुगल फौजों की कुछ टुकड़ियों गुरदास नंगल किले की ओर बढ़ीं, तो इस लड़ाई में सिख फौज के द्वारा इन सभी टुकड़ियों को मार गिराया गया। मुगल फौज का बहुत नुकसान हुआ। एक दिन सिख फौजों ने किले से निकलकर कोटली गांव से लकड़ लाने का प्रयास किया तो ध्रुवदेव जसरोटिये की फौज ने उन पर हमला कर दिया। कई सिख मारे गए और बचे हुए किले में वापस पहुंच आए। मुगल फौज के द्वारा गुरदास नंगल को आने जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया ताकि गुरदास नंगल किले में कोई किसी प्रकार की रसद व हथियार ना पहुंच सके। गुरदास नंगल किले के आसपास के क्षेत्र में घना जंगल था, इसलिए अभी भी सिख अपनी जरूरत का सामान बाहर से ला पा रहे थे। इसका उपाय करने के लिए मुगल फौज के द्वारा सैकड़ों की संख्या में तरखान व लकड़हारे, ऊंट और बैलगाड़ियां मंगवाई गईं ताकि गुरदास नंगल के आसपास के इलाके से जंगल साफ किया जा सके। परंतु जंगल काफी बड़ा था। इस हिसाब से यह जंगल कई सालों में साफ होता, इसलिए लकड़हारे और बढ़ई बुलाए गए। अब हर दिशा में किले से बाहर आने वाले सिखों पर तीरों और बंदूकों के साथ हमला होता था। अगर वह इनके हमलों से बच भी जाते थे तो उनकी ओर बढ़ती मुगल फौजों के साथ लड़ाई होती थी, जिसमें बहुत से सिख शहीद हो जाते थे। बहुत बड़ी फौज होने के बावजूद मुगलों में किले के नजदीक जाने की हिम्मत नहीं की। उनको पता चल चुका था कि सिखों ने आसपास के गांवों से बहुत सा लोहा इकट्ठा कर लिया है और उनके पास बंदूकें और तोपें भी हैं। उन्होंने 3 नई तोपें भी बना ली हैं। भारी मात्रा में बारूद भी है। इसकी खबर बादशाह को 23 अप्रैल 1715 को पहुंची थी। बादशाह को यह भी बताया गया था कि सिखों ने किले के निकट के गांव से घोड़े और भैंसों के लिए घास आदि इकट्ठा कर लिया था। मुसलमान फौजियों के पास जरनैल बंदा सिंह बहादुर का मुकाबला करने के लिए साहस और बहादुरी की कमी थी, परंतु जो सिख मुसलमान फौजियों की गोलियों या तीरों के निशाने में आते थे, उनको निशाना बनाया जाता था। 28 अप्रैल को अब्दुस समद खान का पैगाम बादशाह को पहुंचा, जिसमें उसने कोसीकन तोप की मांग की, जिससे वह गुरदास नंगल किले की दीवारों को उड़ा पाए। बादशाह ने उसी समय कोसीकन तोप गुरदासपुर भेजने का हुक्म जारी कर दिया।
गुरदास नंगल का घेरा पिछले 1.5 महीने से जारी था। 14 मई 1715 को बादशाह ने ईसा खान मंच फौजदार लखी जंगल को भी हुक्म जारी किया कि वो भी अपनी फौज लेकर गुरदास नंगल की ओर चला जाए। 21 मई को बादशाह ने सफवी खान को हिदायत दी कि वह लाहौर सूबे के जागीरदारों और कर्मचारियों को हुक्म जारी करें कि वो अपनी फौजें लेकर अब्दुस समद खान के पास हाजिर हो जाएं, अन्यथा उनका सारा माल सामान जब्त कर लिया जाएगा। इस तरह बादशाह ने कोई भी ऐसा चौधरी नहीं छोड़ा था जिसको उसने सिखों के विरुद्ध मुहिम में गुरदास नंगल ना भेजा हो। कुछ समय बाद ही उस जगह पर अब्दुस समद खान के पास 50,000 फौज, सरहिंद की 5,000 फौज, लाहौर सूबे की 10,000 फौज और जम्मू की 5,000 फौज भी पहुंच चुकी थी। अब मुगलों ने 1,000 लकड़हारे और 1,000 बढ़ई लगाकर किले के आसपास जंगल के सारे पेड़ कटवा दिए। अपने मोर्चे किले के निकट बना लिए ताकि सिख बचकर ना निकल सकें। दिल्ली से कमरुद्दीन ने भी हजारों फौजें लेकर गुरदास नंगल किले की ओर कूच किया। अब जून का अर्ध आ चुका था और किला गुरदास नंगल को घेरे हुए 2.5 महीने हो चुके थे। इबरतनामा का लेखक मोहम्मद कासिम, जो उस समय नायब सूबेदार आरिफ बेग खान के साथ तैनात था, लिखता है कि सिख दिन में 2-3 बार किले में से 40 से 50 की टोली में निकलते थे। अपने लिए और घोड़ों के लिए दाना पानी लेकर जाते थे। इन सिखों को रोकने के लिए मुगल सैनिक प्रयास तो करते थे, परंतु अंदर से सिखों के तीरों और गोलियों की बौछार के साथ बहुत सारे मुगल फौजी मारे जाते थे। जो मुगल सैनिक उनके निकट जाते थे वो तो सिखों की कृपाणी का शिकार हो जाते थे। मोहम्मद कासिम आगे लिखता है कि मुगल फौजी यहाँ तक दुआ करते थे कि हे अल्लाह, जरनैल बंदा सिंह बहादुर किसी तरीके से यहाँ से निकल जाए जिससे हमारी जान बच जाए। खाफी खान मुसलमान फौजियों में फैले हुए भय और दहशत के बारे में लिखता है कि अगर किले में से कोई बिल्ली कुत्ता बाहर निकलता तो मोर चाल पर नियत किए हुए शाही आदमी तीर या बंदूक के साथ मार फेंकते। अब अब्दुस समद खान ने गुरदास नंगल के पूर्व की ओर मोर्चा लगा लिए। अब इतनी बड़ी फौज और चारों ओर घेरा होने के कारण सिख दाना पानी अंदर नहीं लेकर जा पा रहे थे। जब भी वह बाहर आते तो मुगल फौजों के तीरों और बंदूकों की बौछार की मार के नीचे आ जाते। इनमें से कुछ शहीद हो जाते थे, अन्य को वापस किले में जाना पड़ता था। ऐसे सैकड़ों सिख मारे जा चुके थे। जून के पहले सप्ताह अब्दुस समद खान ने ऐलान जारी किया कि जो भी फौजी किसी सिख का सिर लाएगा उसे 10 रुपए इनाम दिए जाएंगे। इसके साथ मुगल फौजियों ने आगे बढ़कर सिखों के साथ लड़ने का खतरा मोल लेना शुरू कर दिया। 1 जुलाई को बादशाह को बताया गया कि इस इलाके में वणजारा, जो भाई लखी राय वणजारा के कर्मचारी थे, लखी राय वणजारा स्वयं प्राण त्याग चुके थे और उनके पुत्र व पौत्र जरनैल बंदा सिंह बहादुर की फौज का हिस्सा थे। उस समय व्यापार की गतिविधियां रोक दी गई थीं। जरनैल बंदा सिंह बहादुर और उसके साथियों को सूचनाएं भी देते थे और खाने पीने के सामान के साथ साथ तीर और बंदूकें भी उपलब्ध करवाते थे। यह वणजारा नूरपुर के राजा दयाधम्मा, मुगल रिकॉर्ड में उसका नाम दयाधम्मा और दयादाता के रूप में लिखा मिलता है, और राजा हीरचंद, यह हमीर चंद कटौच था, उसका नाम हमीर चंद कंबोज भी है। इन्होंने 1700 से 1747 तक कांगड़ा पर राज किया। बहुत सारे मुगल रिकॉर्डों में हिंदू शासकों के सही नाम की पहचान नहीं होती। बादशाह ने इत्माद उल दौला बख्शी उल मुल्क को हुक्म किया कि लाहौर के नाजिम, कांगड़ा के किलेदार और पहाड़ी रियासतों के जमींदारों यानी राजाओं को खत लिख दिए जाएं कि वह वणजारों को अपने इलाकों में से ना निकलने दें। अगर वह पकड़े जाएं तो उनको सजाएं दी जाएं। इसके साथ बागियों की कार्रवाइयों पर भी नजर रहेगी और उनके खाने के सामान में भी कमी आएगी। 26 सितंबर को बादशाह को बताया गया कि हमीर चंद कंबोज यानी कटोच
दयाधम्मा नूरपुर, राम सिंह जम्वाल, देवचंद देहणुवाल अपनी फौजें लेकर अब्दुस समद खान के पास स्वयं हाजिर हुए थे। जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के विरुद्ध मुगलों का साथ देने का वादा किया। ऐसे ही उदय सिंह सीबिया का राजा और दलीप सिंह लोका ने अपनी प्रधान फौजों सहित अब्दुस समद खान के पास भेजे थे, परंतु माधा सैन मंडी का राजा, मान सिंह कुल्लू का राजा और हीरज धीरज पाल मालाबार का राजा ना तो स्वयं आए और ना ही उन्होंने अपनी फौजें भेजी थीं। यह तीनों ही राजे जरनैल बंदा सिंह बहादुर के साथ मित्रता रखते थे। इस पर बादशाह ने इत्माद उल दौला बख्शी उल मुल्क को हुक्म किया कि वह लाहौर के सूबेदार को इन पर कार्यवाही करने के लिए लिखें। जरनैल बंदा सिंह बहादुर और उसके साथी सिखों की गिरफ्तारी। 8 महीनों के घेरे के पश्चात अब उनके पास खाने के लिए हवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। उस वक्त सिख फौज गुरुदास नंगल किले में भूख के साथ हाल बेहाल हो गए थे। उनमें हलचल की शक्ति भी नहीं थी। अंततः जब कई दिनों तक गढ़ी में से कोई हलचल ना हुई तो मुगल फौजों के एक हुजूम ने तुरंत हल्ला बोल दिया। आगे अधमरे हुए 1000 से ऊपर सिख नजर आए, जिनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। इनमें जरा से भी हरकत होने पर उसे वहीं कत्ल कर जाता। लगभग 300 सिखों को वहीं कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद कासिम औरंगाबादी लिखता है कि जब कई दिन किले में से कोई हलचल ना हुई तो सीढ़ियां लगाकर मुगल फौजी अंदर जा घुसे थे। किले से जिस समय उस पर गिरोह यानी सिखों की ओर से लड़ाई की शक्ति खत्म हो गई और बेहद कष्ट होने पर भूख के हावी होने के कारण उन कुरूप तबीयत वाले सिखों के जिस्मों के अंग हलचल करने बंद हो गए और उनमें तलवारें उठाने की ताकत न रही। यहाँ तक यकीन हो गया कि वह कोई बेहुदा बकवास भी नहीं कर सकते, जयकारा भी नहीं छोड़ सकते। इस्लामी फौजों के गाजी सीढ़ी लगाकर लटकते हुए अचानक उपरोक्त किले में जा घुसे, क्योंकि उन तबाही वालों के जवाल का अंत निकट पहुंच चुका था। इसलिए लड़ाई का अवसर बने बिना ही वह कुरूप तबीयत वाला लानती जरनैल बंदा सिंह बहादुर पकड़ा गया। उसके काले मुंह वाले निकम्मे साथी जिन्होंने जहां भर को बेघर कर दिया था भी जाल में फंस गए। उनमें से किसी ने भी तलवार के साथ मुकाबला नहीं किया। जरनैल बंदा सिंह बहादुर को जंजीरों के साथ जकड़ लिया। भूख से अधमरे जरनैल बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को आखिर गिरफ्तारी के समय बेड़ियों और जंजीर के साथ जकड़ दिया गया। इनको भारी फौज के घेरे में लाहौर लेकर गए और लाहौर के बाजारों में इनका जुलूस निकाला गया। शहर के मुगलों ने इन पर ईंट पत्थर बरसाए। इस अवसर पर बायजीत खान की मां ने अपने घर की छत से एक बड़ा पत्थर इस जुलूस पर फेंका, जिससे एक सिख कैदी की मौत हो गई। यह कहानी सियारुल मुताखरीन के लेखक द्वारा दी गई है। इसके उपरांत लाहौर के सूबेदार ने कैदियों को पत्थरों से बचाने के लिए उन पर बोरियां डाल दी। बायजीत खान जम्मू का फौजदार था। इन सिख कैदियों को फौज की निगरानी में बांध कर रखा गया। इनके पैरों में बेड़ियां, गले में तौक, कमर के साथ जंजीरें बांधकर कमर की जंजीर के साथ 2-2 को बांधकर गाड़ियों में फेंका हुआ था। बाद में इनको ऊंटों और गाड़ियों में लादकर सरहिंद के रास्ते दिल्ली भेजने का फैसला किया गया। इसकी बादशाह को खबर 5 दिन में ही 12 दिसंबर 1715 को पहुंच गई थी। एक स्रोत के अनुसार इन गिरफ्तार सिखों की संख्या मात्र 200-300 ही थी। इन दिनों में बहुत से अन्य सिख भी गिरफ्तार करके इनमें शामिल कर लिए गए। इसके पश्चात भी अनेक सिख मारे गए और सिखों के सिर भी दिल्ली ले जाने वाले हुजूम में शामिल कर लिए गए। लाहौर में सिखों के सिर्फ 700 सिर थे, जो दिल्ली पहुंचने तक 2000 हो चुके थे। बादशाह फर्रुखसियर ने जश्न मनाया। बादशाह फर्रुखसियर को जरनैल बंदा सिंह बहादुर की गिरफ्तारी की खबर जब 12 दिसंबर को मिली तो उसने 2 बार नमाज पढ़ी और बड़े जश्न मनाने का ऐलान किया। उसने दिल्ली में मुनादी करवाकर इसका ऐलान भी किया कि बादशाह ने 4 बोरे सिक्कों यानी पैसों से भर के हाथी पर रखकर इन सिक्कों को शहर में बंटवा दिया।
जरनैल बंदा सिंह बहादुर, उसका 4 साल का बेटा अजय सिंह, उसकी पत्नी बीवी सुशील कौर और एक नौकरानी और 740 गिरफ्तार सिखों के अतिरिक्त 2000 के करीब सिखों के सिर लेकर अब्दुस समद खान का पुत्र और मोहम्मद अमीन खान का दामाद जकरिया खान स्वयं दिल्ली पहुंचा। शहीद सिखों के सिरों को 700 गाड़ियों पर लादा हुआ था। बंदा सिंह को विशेष रूप से तैयार पिंजरे में बेड़ियों सहित बांधकर हाथी पर रखकर दिल्ली लाया गया था। जरनैल बंदा सिंह बहादुर से मुगल इतना डरते थे कि पिंजरों में डालकर भी उसके पीछे एक तगड़ा सिपाही नंगी तलवार पकड़कर खड़ा किया गया था। मोहम्मद कासिम औरंगाबादी लिखता है कि जकरिया खान 40,000 सिखों के सिरों की खालें लेकर गया था। सिख कैदियों का यह जुलूस 27 फरवरी 1716 को दिल्ली के बाहरी गांव आगराबाद के पास पहुंचा। 29 फरवरी 1716 को इन कैदियों का दिल्ली में जुलूस निकाला गया। जुलूस में सबसे आगे एक बैंड बाजा जा रहा था और यह जुलूस दिल्ली के निकट के गांव आगराबाद से शुरू होकर 10 किलोमीटर दूर लाल किले तक ले जाया गया। इस बैंड के पीछे 2000 सिखों के सिर, जिनमें भूसा भरकर बांसों पर लटकाया हुआ था, जा रहे थे। इनके सिरों के बाल खुले रखे हुए थे, जिससे लोग पहचान सकें कि ये सिखों के ही सिर हैं। इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कुछ औरतों के सिर काटकर भी शामिल कर दिए गए थे, जो लंबे बालों के कारण सिख ही लगते थे। इसके पश्चात एक लंबे बांस पर मृत बिल्ली लटकाई हुई थी, जिसका अर्थ ये था कि सिखों के घरों में मनुष्य तो क्या, कोई मरा हुआ जानवर भी नहीं बचा। इस बिल्ली के पीछे एक हाथी था, जिस पर रखे हुए पिंजरे में जरनैल बंदा सिंह बहादुर था। जरनैल बंदा सिंह बहादुर का मजाक बनाने के लिए उसे एक दूल्हे की तरह सुनहरी जरी की लाल पगड़ी, अनार के फूलों के रंगों का शाही चोगा यानी पोशाक डाला हुआ था। उसके सिर पर एक लकड़ी का खोखा नुमा 3-4 किलो मिट्टी के साथ भर कर रखा हुआ था, जिसके वजन के कारण उसकी गर्दन झुकी हुई थी। जरनैल बंदा सिंह बहादुर के हाथी के पीछे 740 कैदी थे। इनके चेहरे पर कालिख पोती हुई थी। उनका एक एक हाथ गर्दन के पीछे करके शिकंजे में कसकर बांधा हुआ था। उनके सिरों पर कागजों की टोपियां रखी हुई थीं और उनके जिस्मों पर भेड़ों की चमड़ी लपेटी हुई थी। उनका ये रूप मजाक बनाने और उनकी बेइज्जती करने के लिए बनाया गया था। उनको दो दो करके बिना गद्दी के खाली ऊंटों पर बिठाया वास्तव में लादा हुआ था। इस जुलूस के पीछे मोहम्मद अमीन खान, उसका पुत्र कमरुद्दीन खान और जकरिया खान पुत्र अब्दुस समद खान विजेता की तरह घमंड में चल रहे थे। ये जुलूस लाहौरी गेट के रास्ते दिल्ली शहर में दाखिल हुआ। इस जुलूस को देखने के लिए सारी दिल्ली सड़कों पर आई हुई थी। शहर में कोई भी शख्स इस तरह का नहीं था जिसने ये नजारा ना देखा हो। लाखों लोगों की भीड़ के कारण इतनी घुटन थी कि इस अवसर पर सांस लेना भी मुश्किल था। लोग सिखों का मजाक बना रहे थे, ताने दे रहे थे, गालियां निकाल रहे थे, बेइज्जत कर रहे थे और उनकी ओर देखकर भद्दे इशारे कर रहे थे। कई लोग हंस हंसकर ताली मार रहे थे और खुशी के नशे में धुत होकर नाच रहे थे। परंतु सिखों के चेहरों पर बिल्कुल भी मायूसी, शिकन, पीड़ा या अफसोस नहीं था। वो स्वयं को हारे हुए महसूस नहीं कर रहे थे। वो शब्द गायन कर रहे थे और वाहे गुरु का स्मरण करते जा रहे थे। उनको देखकर ऐसे लगता था कि जैसे उनको कुछ भी नहीं हुआ हो। मोहम्मद कासिम औरंगाबादी लिखता है, उस जलसे में से एक आदमी मधुर आवाज के साथ शब्द गायन कर रहा था और कह रहा था कि खुदा का शुक्रिया है कि हमने अमल के घर यानी उस दुनिया को नाश्वर कर जाना, और यह बात यकीनन है कि हम मौत के पश्चात शाश्वत जिंदगी का आनंद लेंगे। बुरे दिल वालों के उस टोले में से कोई भी आदमी पूरी सजा मिलने और इस भयानक दिल दहलाने वाली दुर्घटना के बावजूद माथे पर शिकन तक नहीं थी। सभी खुशी से जा रहे थे। जब जरनैल बंदा सिंह बहादुर को बादशाह फरखसेर के पास पेश किया गया, तब बादशाह ने जरनैल बंदा सिंह बहादुर को पूछा कि तू अपने लिए कैसी मौत पसंद करेगा।
इस पर जर्नैल बंदा सिंह बहादुर ने तुरंत कहा, आदमी आदमी को कैसी मौत दे सकता है, क्योंकि जीवन मरण उस परवरदिगार के हाथ में है और उसके हुक्म से ही सब कुछ होता है। मोहम्मद कासिम औरंगाबादी कहता है कि जब फरक सियर सिखों के चेहरों की ओर देखता है तो घबरा जाता है। वह वर्णन करता है कि उनके चेहरे जोशीले और उत्तेजना से भरे हुए थे। वो अगर थोड़ी देर और जीवित रहते तो मुगल राज का खात्मा निश्चित था। गिरफ्तार सिखों के कत्लेआम का हुक्म 6 मार्च 1716 को बादशाह ने सरबराह खान कोतवाल को हुक्म दिया कि जर्नैल बंदा सिंह बहादुर और उनके निकटतम 17 साथियों को छोड़कर बाकी को प्रतिदिन 100 करके कत्ल कर दिए जाएं। इसी दिन इनके कत्लेआम शुरू हो गए। उनको मुसलमान बनने की शर्त और जान बचाने की पेशकश की गई, परंतु एक भी सिख मुसलमान बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो सभी वाहेगुरु कहते हुए शहीद हो गए। वो तो बल्कि ये कहते रहे, मुक्त करने वाला यानी जल्लाद, मुझे पहले शहीद कर। यह शहादतें तब की कोतवाली के बाहर चांदनी चौक में हुई थी। इस संबंधित दिल्ली में रह रहे फोर्ट विलियम कलकत्ता के गवर्नर के नुमाइंदे जोहन सुरमन और एडवर्ड स्टीफनसन, 2 अंग्रेजों ने 10 मार्च 1716 को अपने गवर्नर को लिखी एक चिट्ठी में इन शहादतों का आंखों देखा हाल इन लफ्जों में बयान किया था। The great rebel guru who has been for these past 20 years so troublesome to the Subhaship of Lahore is at length taken with all his family and attendants by Abdus Samad Khan, the Suba of that province. Some days ago they entered the city laden with fetters, his whole attendants, which were left alive, being about 780, all severally mounted on camels which were sent out of the city for that purpose, besides about 2,000 heads struck upon poles, being those who died by the sword in battle. He was carried into the presence of the king and from thence to a close prison. He at present has his life prolonged with most of his matsadis, in hope to get an account of his treasure in the several parts of his kingdom and of those who assisted him. When afterwards he will be executed, for the rest there are 100 each day beheaded. It is not a little remarkable with what patience they undergo their fate, and to the last it has not been found that one apostatized from his new-formed religion. सिख नौजवान का ऐलान, यह मेरी मां नहीं है। इस अवसर पर एक अन्य अजीब घटना हुई। एक नौजवान सिख की मां निवेदन करके रत्नचंद दीवान की सहायता से बड़े वजीर सईद अब्दुल्ला खान के पास पहुंच गई। उसने ये झूठ बोलकर कि मेरा पुत्र सिख नहीं है और अपने पुत्र की रिहाई की चिट्ठी वसूल कर ली। जब वो औरत उस चिट्ठी को लेकर जल्लाद के पास आई और कहा कि मेरा पुत्र सिख नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए, मैं बड़े वजीर का हुक्म लेकर आई हूँ। ये सुनकर उसका पुत्र चीख पड़ा और कहने लगा, मन नमे दानम की ए मादर किस्त, वह ई उर्रुस अजगुजा अवरुदा, वह ई चिगुना सुख नहाया मी गोयाद, रफिकानी मन गुजश तंदह, वह अकनुन वक्त मा अजदस्त बी रवद, वह ई मुलत वायरसी आजरी मासद। मैं नहीं जानता कि ये माँ किसकी है, ये दुल्हन कहाँ से लाई है और ये कैसी बातें कर रही है। मेरे साथी शहादत का जाम पी चुके हैं, अब मेरा वक्त हाथों से जा रहा है। ये घड़ी पीछे रहना मेरे लिए दुखदाई है। मुंतखबुल लुबाब के अनुसार ये नौजवान जर्नैल बंदा सिंह बहादुर का साथी था, परंतु तारीख़ मोहम्मद शाही का लेखक इस लड़के को जर्नैल बंदा सिंह बहादुर का साथी नहीं बल्कि उन्हीं दिनों कहीं अन्य जगह से पकड़ा एक आम सिख बताता है। उसके अनुसार यह नौजवान विवाह करवा कर आया था और उसे सिख होने के कारण गिरफ्तार करके जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के साथियों के साथ शामिल कर लिया गया था। उसकी माँ और उसकी दुल्हन ने फौजदार के आगे फरियाद की थी, परंतु तारीख़ मोहम्मद शाही का लेखक उस नौजवान सिख की शहादत का बाकी विवरण की वो लड़का ये मेरी माँ नहीं है कहता है। 700 सिखों का कत्लेआम।
700 से ज्यादा सिखों को चांदनी चौक में 100 प्रतिदिन कत्ल करके 6 से 12 मार्च तक शहीद कर दिया गया। उनके शवों के टुकड़े करके दिल्ली शहर में चारों ओर लटका दिए गए, जिससे लोगों में दहशत फैलाई जा सके। कुछ ही दिनों में इन शवों के टुकड़ों का मांस गिद्धों ने खा लिया, परंतु इनके पिंजर और हड्डियां काफी समय तक लटकती रहीं। मुगलों के बच्चे इन हड्डियों को भी पत्थर मार मार कर अपना गुस्सा सिखों पर निकालते रहे। हवाला तारीख है मोहम्मद शाही। इसके साथ ही बादशाह ने जरनैल बंदा सिंह बहादुर और उसके 17 साथियों को टिकाराम के सुपुर्द करने का हुक्म दिया। पहले उनकी संख्या 17 थी, 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया था और वो भी इस समूह में शामिल कर दिए गए थे। जरनैल बंदा सिंह बहादुर की पत्नी सुशील कौर, उनका पुत्र अजय सिंह और उनकी एक नौकरानी को दरबार खान नाजिर की कैद में भेज दिया गया। 7 मार्च को मुमताज खान अख्तर बेगी ने अब्दुस समद खान द्वारा भेजे गए 16 घोड़े घोड़ियां बादशाह को भेंट किए। इनमें 3 घोड़े और 6 घोड़ियां जरनैल बंदा सिंह बहादुर की थीं। जरनैल बंदा सिंह बहादुर की शहादत की दास्तान। जरनैल बंदा सिंह बहादुर और उसके बाकी साथियों को 3 महीने बहुत कष्ट दिए। उनको मुसलमान बनने की सूरत में जान बचाने की पेशकश की गई। 9 जून 1716 को बादशाह ने हुक्म दिया कि इब्राहिम उद्दीन मीर आतिश और सरबराह खान कोतवाल बंदा सिंह बहादुर को तिरपोलियों के किले में से ख्वाजा कुतुबुद्दीन की दरगाह के निकट ले जाएं और उसे यातना देकर कत्ल कर दें। बादशाह का हुक्म था कि उसकी जबान काट दी जाए, आंखें निकाल ली जाएं और उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाए। उसकी हड्डियों से मांस नोच लिया जाए और उसके पुत्र को भी कत्ल कर दिया जाए। बादशाह का हुक्म कि बंदे को पहले अपना पुत्र कत्ल करने के लिए कहा जाए, उसका उल्लेख केवल खाफी खान ही करता है। बादशाह के हुक्म के अनुसार जरनैल बंदा सिंह बहादुर, उसका पुत्र और अन्य सिख ख्वाजा कुतुबुद्दीन की दरगाह के पास मेहरौली में लेकर गए। कामवार ने बताया कि जरनैल बंदा सिंह बहादुर के साथ 17 साथी थे, परंतु कुछ दिनों उपरांत अन्य सिखों को भी गिरफ्तार किया गया था। पहले इन सिखों को बहादुर शाह की कब्र के आसपास घुमाया गया और फिर कत्ल करने वाली जगह लेकर जाया गया। कामवर इनकी गिनती 17 लिखता है, परंतु कत्ल के समय इनकी संख्या 26 बताता है। हो सकता है कि 9 अन्य सिख गिरफ्तार करके भी इनके साथ ही शहीद किए गए थे। गणेश दास वढेरा रसाला साहिब नुमा पृष्ठ 197 के अनुसार कत्ल से पहले इन सभी को मुसलमान बनने की शर्त पर माफी की पेशकश की गई, परंतु किसी भी सिख ने ये पेशकश कबूल नहीं की और सब ने वाहेगुरु कहकर अपनी गर्दन जल्लाद के आगे कर शहीद होना मंजूर किया। आ गिरफ्तारानी बेगम खुद गर्दन पेशी जल्लादान मी निहादंद व वाहगुरु गुआजा मी दानदद। सबसे पहले जरनैल बंदा सिंह बहादुर को पिंजरे में से निकालकर जमीन पर बिठाया गया। फिर उसका दाहिना हाथ आजाद करके उसमें छुरा पकड़ाया गया और उसे अपने 4 साल के पुत्र अजय सिंह को कत्ल करने के लिए कहा गया। अजय सिंह की उम्र सोहन लाल सुरी 6 साल और खाफी खान 7-8 साल लिखता है, जो गलत है। अजय सिंह सुशील कौर का पुत्र था। जरनैल बंदा सिंह बहादुर का विवाह जनवरी 1711 के अंतिम दिनों में हुआ था और अजय सिंह मार्च 1712 में पैदा हुआ था, इसलिए वो अपनी शहादत के समय 5 साल से कम उम्र के थे। इस समय बंदा सिंह बहादुर चुपचाप अडोल बैठे रहे। जल्लाद ने उनके पुत्र को कत्ल किया और उनका जिगर बंदा सिंह बहादुर के मुंह में डालने की कोशिश की। जरनैल बंदा सिंह बहादुर मुंह बंद करके बैठा रहा। मोहम्मद कासिम औरंगाबादी के अनुसार पहले उनके बच्चे के शरीर का बंद काटा, परंतु उन्होंने कोई भी शब्द अपनी जुबान पर नहीं लाया। अपनी आंख में से अश्रु आना तो दूर रहा, बल्कि माथे पर तनिक भी बल नहीं डाला और मुंह पर मुस्कुराहट बनाए रखी। बंदा सिंह बहादुर के बच्चे को कत्ल करने के पश्चात एक तेज धार हथियार के साथ जरनैल बंदा सिंह बहादुर की दाहिनी आंख निकाल ली गई और फिर बाईं आंख की पुतली भी निकाल दी गई। इसके पश्चात उसका बायां पैर, फिर दाहिना पैर काटा गया। फिर उसके दोनों हाथों पर प्रहार किया गया।
इसके पश्चात जम्बूरू के साथ उनका मांस नोचा गया और अंत में एक हथौड़ा मारकर उनका सिर भी दबा दिया गया। इसके पश्चात उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इस समय कोतवाल सरबराह खान और मीर आतिश इब्राहिम खान स्वयं हाजिर थे। जर्नैल बंदा सिंह बहादुर और सिखों के बयान। जब जर्नैल बंदा सिंह बहादुर को दिल्ली लाया गया तो उनकी कुछ बातें मुसलमान लेखकों ने लिखी थी। खाफी खान लिखता है, मोहम्मद अमीन खान ने उससे पूछा कि तुझे किस कारण इस जंग के लिए मजबूर होना पड़ा। तो जर्नैल बंदा सिंह बहादुर ने जवाब दिया, जब ईश्वर से विमुखता और पाप हद से बढ़ जाते हैं तो सच्चा ईश्वर इन पापों का फल भुगताने के लिए मेरे जैसा जर्नैल बंदा मुकर्रर कर देता है, जिससे उस जमात के कर्मों की सजा देने का कारण बने। जब वह दुनिया को उजाड़ना चाहता है तो वह देश के जालिमों को पंजे में दे देता है। मोहम्मद हारसी इबरतनामा में लिखता है कि जब कोई सिख कैदी को कहता है आपको तो मार देंगे, तो वो जवाब देता है बिकुशेद माँ अज कुश्तन कै मी तरसेम, वो अगर मी तरसेमी देम चिराबा शुमी कद्र जगह मी कर देम, व माँ मजहब सबब गुरसंगी व फक्दानी आजुका बदश्ती शुमा उफ्ता देम, व इल्ला हकीकत बहादरी मा ज्यादा अजा आंची दीद आयद मालूम शुमा में शुद्ध। यानी मारो बेशर्म, हम मरने से डरते नहीं, अगर डरते होते तो आपके साथ इतनी घमासान जंग क्यों करते। हम तो भूख और भोजन की कमी के कारण ही आपके काबू में आ गए हैं, अन्यथा हमारी बहादुरी की हकीकत जो आपने देखी है इससे ज्यादा आपको मालूम हो जाती। जर्नैल बंदा सिंह बहादुर की गिरफ्तारी पर इनामों के भंडारे। जर्नैल बंदा सिंह बहादुर और सिखों को गिरफ्तार करने के बदले अब्दुल समद खान को बादशाह ने खूब इनामों की झड़ी लगाकर सम्मानित किया। उसे 6000 का मनसब दिया गया और एक सजावटी पालकी, कई हाथी और घोड़े, गहने, हीरो की लड़ी पगड़ी के साथ लटकाने के लिए, एक जड़ाऊ जामा, एक हीरो का हार और पंजाब के कई परगने इनाम में दिए गए।